गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? चलिए, तो स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल द कॉमर्स प्रोफेसर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, क्या बोला उसने सबसे पहले ये बात बोली है कि हम अकाउंटिंग कर ही क्यों रहे हैं। हम अकाउंटिंग इसलिए कर रहे हैं, मेन जो उद्देश्य है वो दो ये हैं आपके, ताकि आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी जान सको कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, या फिर आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जान सको जो आपकी बताती है बैलेंस शीट। तो उसमें इसने क्या बोला कि हमारा जो पहला रीजन है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन है अकाउंटिंग का, वो क्या है? टू डिटरमाइन प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड, है ना। वो क्या है आपका? प्रॉफिट एंड और लॉस इनकर्ड अकाउंटिंग में। और जो प्रॉफिट और लॉस है ये डिटरमाइन करने के आपके दो तरीके होंगे। एक होगा आपका कैश बेसिस और दूसरा हो गया आपका अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी हम बिजनेस अकाउंटिंग करते ही क्यों है? ताकि हम प्रॉफिट या लॉस जान सकें। और प्रॉफिट और लॉस जानने के दो तरीके हैं आपके, या तो आप कैश बेसिस से अकाउंटिंग कर लो या फिर मर्केंटाइल और अक्रूवल बेसिस से अकाउंटिंग कर लो। हम इसको अक्रूवल बेसिस ही बोलेंगे, यानी कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। पहले हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हम हमारे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को देखते हैं कैश बेसिस में क्या होगा। कैश बेसिस में क्या बोला, यानी आपको अकाउंटिंग जब भी करनी है जब क्या हो, ऐसा ट्रांजैक्शन हो तभी आपको अकाउंटिंग करनी है, जब जहां पे पैसे का लेन देन हो। चलो पढ़ भी लेते हैं। इट इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड। ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड होंगे? व्हेन कैश इज ट्रांजेक्टेड, यानी पैसे का लेन देन होना चाहिए। पैसे का लेन देन में रिसीव भी आ गया, चाहे पैसे आप प्राप्त कर रहे हो या पैसे का आप भुगतान कर रहे हो, उसी समय आप क्या करोगे? ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। तो सर क्या यहां पर उधारी को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्या सर यहां पर हम जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होंगे उनको कंसिडर नहीं करेंगे क्या? नहीं करोगे, क्योंकि आप कौन से अकाउंटिंग की बात कर रहे हो? कैश बेसिस की। कैश बेसिस में क्या होगा? जब भी पैसे का लेन देन होगा तब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करना। सर ऐसा थोड़ी होता है, वैसे तो नहीं होता है, लेकिन ये भी एक बेसिस आपका है। आगे देखते हैं। इट मीन्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश। जब रेवेन्यू को सिर्फ आप तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब आपको पैसे की प्राप्ति हो रही है। Likewise, expenses are recorded as incurred when they have been paid. और expenses को भी आप तभी रिकॉर्ड करोगे तब वो हो जाए और उसका भुगतान हो जाए, तभी आप क्या करोगे? expenses को रिकॉर्ड करोगे। The difference between the total income and total expense represents profit or loss of a business for the accounting period. और वैसे हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है ना, उसमें जो भी आपकी टोटल इनकम्स होती है और जो टोटल एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, उसके डिफरेंस को आप क्या बोलते हो? प्रॉफिट और लॉस बेस बोलोगे। लेकिन यहां पर क्या होगा? जो भी आपके पैसे की प्राप्ति हो रही है उनमें से जो भी आपने पैसे का भुगतान किया है उसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। और देखते हैं, thus when cash basis of accounting is followed, तो इसमें क्या होगा? जब आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे तो आपका जो आउटस्टैंडिंग है और प्रीपेड एक्सपेंसेस है और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और जो अक्रूड इनकम है, इनको भी आप कंसीडर नहीं करोगे। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की तो हमने बात की, कंसीडर करेंगे ही नहीं। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, है ना, अक्रूड इनकम और जो अनअर्न्ड इनकम है, उनको भी आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कंसीडर नहीं करोगे। और देखते हैं एडवांटेजेस, देखते हैं कैश बेसिस का क्या है। भाई बहुत सारा, क्योंकि लोड हमारे पास में है ही नहीं, तो ये कौन सा हो गया आपका? सिंपल बेसिस हो गया। तो क्या बोला? इट इज ए सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एट द एडजस्टमेंट, क्योंकि बहुत सारे जो एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग के, प्रीपेड के, अक्रूड के और अनअर्न्ड के, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। This approach is more objective as very few estimates and judgment are required. क्योंकि बहुत ही सिंपल है ना, इसलिए इसको मोर ऑब्जेक्टिव भी बोला गया। ये सब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि बहुत कम एस्टिमेट्स और जजमेंट है वो आपको कैश बेसिस में लेने पड़ते हैं। सीधी कौन सा अमाउंट आ रहा है, कौन सा अमाउंट जा रहा है, इतना ही तो ध्यान में रखना है। चलिए और देखते हैं। दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेस वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस। लेकिन ये किसके लिए सूटेबल है? ये उन एंटरप्राइजेस, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है जिनका ज्यादा से ज्यादा जो काम होगा वो किसमें होगा? कैश बेसिस पे होगा।
तो इसलिए बिजनेस में तो ऐसा है ही नहीं सर, क्योंकि बिजनेस जो है वो पूरा उधारी पे चलता है। बिजनेस में तो ज्यादा से ज्यादा जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है वो होते हैं, डेटर्स भी क्रिएट होंगे, क्रेडिटर्स भी क्रिएट होंगे, बैड डेट्स भी होगा, उनके प्रोविजंस के भी जजमेंट हमें लेने, एस्टिमेशंस बनाने, है ना, आउटस्टैंडिंग भी होगा, लेट भी हो सकती है, जल्दी भी पेमेंट कर सकते हो, तो वहां पर तो ये सारी चीजें होगी। तो ये कहां पर सूटेबल होगा, ये वहां पर सूटेबल होगा जो स्मॉल एंटरप्राइज हो, या फिर है ना जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हो, जिसको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कितना पैसा आया कितना गया, सब्जी वाले, ठेले वाले। या फिर ये बिजनेस पे तो अप्लाई होगा ही नहीं, ये आपके अप्लाई होगा मोटा मोटी प्रोफेशंस पे। किस पे? प्रोफेशंस पे। तो जो कैश बेसिस है वो आपका प्रोफेशंस पे अप्लाई होता है, वो बिजनेस पे हम अप्लाई नहीं करेंगे। चलिए अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। इट डज नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये आपको जो ट्रू एंड फेयर व्यू है ना आपके प्रॉफिट और लॉस का, एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेस, और जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता, क्योंकि ये इग्नोर करता है किस किस को, आउटस्टैंडिंग को, प्रीपेड को, अक्रूड को और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी अनअर्न्ड को। क्योंकि इतनी सारी चीजें जब आप इग्नोर कर दोगे तो आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है और आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सही तो होने वाली नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसने क्या बोल दिया, कितना पैसा आया कितना गया, हम तो उसी को कंसिडर करते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया रेंट का, इस साल मैंने क्या किया, 9 महीने का ही जो किराया है उसका भुगतान किया है। मैंने क्या किया, बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, रन करने के लिए कोई जगह किराए पे ली, और इस साल 12 महीने में से मैंने 9 महीने का ही किराया पे किए। और क्योंकि सामने वाले को मुझ पे भरोसा है, उसने बोल दिया चलिए कोई बात नहीं, 3 महीने का किराया आप आगे पे कर देना, अगले साल पे कर देना। अगले साल मैंने क्या किया, इन 12 महीने का तो भुगतान किया ही किया, 3 पिछले महीने का भी भुगतान कर दिया। यानी कितने महीने का भुगतान कर दिया, 15 महीने का। यहां पर कितने महीने का भुगतान किया, 9 महीने का। यहां का किराया मेरा मान लीजिए 10,000 से हो गया 90,000, और यहां का हो गया मेरा कितना, 1.5 लाख। यहां का कितना हो गया मेरा, 1.5 लाख। यहां पर इस वाले साल वैसे सच में मेरे जो रेंटल एक्सपेंसेस है वो 1,20,000 होने थे, और यहां पर भी 1,20,000 होने थे। लेकिन क्योंकि मैंने सिर्फ रिकॉर्ड किसको किया, जितना जितना मैंने भुगतान किया, यानी सिर्फ 90,000, तो हुआ क्या, इस वाले साल मेरे जो एक्सपेंसेस है मैंने कम शो किए, और उसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो फालतू में बढ़ गए। और इस वाले साल क्या हुआ, मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो मैंने एक्सेसिव भुगतान करने की वजह से वैसे ही रिकॉर्ड किए, तो हुआ क्या, जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया, कम शो हो गए। और क्योंकि जो प्रॉफिट है वो आगे आपकी बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके जुड़ते हैं, तो P&L तो खराब हुआ ही हुआ, साथ में जो बैलेंस शीट है वो भी इस कॉन्सेप्ट की वजह से क्या हो गई, खराब हो गई। तो इसीलिए आपको ये पॉइंट बोला गया कि अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को क्या करोगे, फॉलो करोगे, तो आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है और आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो करेक्ट डिटर्मिनेशन नहीं होगा, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आएगा, और आप बहुत सारी चीजों को इग्नोर भी करते हो। दूसरा, इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। और हमने जब मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़ा था, तब हमने क्या पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरूरी है आपके करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड, this system does not distinguish between the capital and revenue item, and as a result there is no consistency in the profit of 2 year। यही बात जो अभी हमने की है, ये इन चीजों में डिफरेंस ही नहीं करता है ना, ये तो बस इतना रिकॉर्ड करेगा क्या चीज हमारे पास में आ रही है और कितनी चीज जा रही है। एज अ रिजल्ट देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट, और प्रॉफिट की भी जो कंसिस्टेंसी है अलग अलग सालों की वो आपकी बरकरार नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हमारे ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, आपके ड्यू बेसिस पे। चलिए और देखते हैं। अब सेकंड आया आपका कौन सा, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखते हैं, अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अर्न्ड और एक्रूड। जैसे ही आपकी इनकम चाहे रिसीव हुई हो चाहे ड्यू ही हो गई हो, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। वहां पर क्या था, जब रिसीव होगी तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। यहां पर क्या है, रिसीव चाहे ना भी हुई हो, ड्यू भी हो गई हो, तब भी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज सेल।
क्रेडिट सेल्स को भी हम सेल्स रिकॉग्नाइज कर लेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। चाहे आपको जो क्रेडिट सेल है उसके बदले में पैसा मिला हो या ना मिला हो, बाद में मिलेगा, क्रेडिट सेल को भी हम एज ए सेल रिकॉग्नाइज कर लेंगे। सिमिलरली इफ एन एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड, अगर आपने कोई एक्सपेंस इनकर्ड कर दिया बट पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, यानी लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है, इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। अब अगर मैं मेरा वही वाला एग्जांपल लूं, कौन सा, रेंट वाला, चाहे मैंने 9 महीने का भुगतान अभी किया हो और 15 महीने का बाद में किया हो, कोई लेना देना नहीं है। उस सिस्टम एक्रूवल वाले में 12 महीने का किराया आप यहां शो करेंगे, 12 महीने का किराया आप यहां शो करेंगे, है ना, क्योंकि बेनिफिट तो इन 12 महीनों का यहां लिया गया था और इन 12 महीनों का यहां लिया गया। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024 हैज नॉट बीन पेड, यही एक एग्जांपल है। मान लीजिए मार्च का किराया आपने अभी पे नहीं किया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया, करो कोई बात नहीं, ड्यू तो मार्च में ही हो गया था ना, तो हम उसको रिकॉग्नाइज इस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मार्च में ही करेंगे। चलो, thus under the accrual basis of accounting, outstanding, prepaid, है ना, ये क्या होंगे, एडजस्टेड होंगे। और सिमिलरली accrued income और income received in advance है, वो भी आप क्या करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे। और उससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो आप करेक्ट एज सर्टेन करेक्ट कैलकुलेट कर पाएंगे किसी अकाउंटिंग पीरियड का। और देखते हैं, इट मे बी नोटेड दैट द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर कंपनीज टू फॉलो अक्रूवल बेसिस। यहां तो और जो लॉ है ना आपका, और लॉ में जो कंपनीज एक्ट 2013 है ना, उस तक ने कंपनीज पे तो ये गाइडलाइन साफ साफ बोल रखी है कि आपको जो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसी को फॉलो करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। चलो एडवांटेज देखते हैं कि इट इज मोर साइंटिफिक कंपेयर टू कैश बेसिस। ये साइंटिफिक मेथड है, ये साइंटिफिक मेथड है, इसलिए जो ज्यादा अकाउंटेंट है ज्यादा से ज्यादा वो इसी को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। हम कौन से अकाउंट से करेंगे, हम कौन से कॉन्सेप्ट से करेंगे, एक्रूवल बेसिस पे करेंगे। और हम आज तक 11th क्लास से लेके जब तक हमने अकाउंटिंग पढ़ी है, हम ये वाला ही जो हमारा कैश बेसिस है उसकी जगह ये वाला जो एक्रूवल बेसिस है इसी को फॉलो करते आए। This basis of accounting show a complete picture of financial transaction of the business। इस वाले से क्या होगा, जो आपकी अकाउंटिंग है ना, उसकी कंप्लीट पिक्चर जो है आपको नजर आएगी। एट इट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये सारे जो ट्रांजैक्शन है उनको और उनसे रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट है उनको भी क्या करता है, कंसिडर करता है। ये कैश बेसिस की तरह नहीं है करता जो सबको क्या कर देता है, इग्नोर। दिस बेसिस डिस्क्लोज करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर ए पीरियड। और इस वाले से क्या होगा, जो आपका प्रॉफिट और लॉस है वो भी आप करेक्ट डिटरमाइन कर पाओगे। और क्योंकि P&L का बैलेंस ही आगे कैपिटल में जुड़ता है आपकी बैलेंस शीट में, उससे आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी आपको कैसे नजर आएगी, ट्रू नजर आएगी। चलो, इट रिफ्लेक्ट ट्रू प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड देयरफॉर हैज वाइड एक्सेप्टेबिलिटी। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मिली, इसको ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इट रिफ्लेक्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बाय एडजस्टिंग आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न्ड एक्सेट्रा। डिसएडवांटेज क्या है भाई, ये इतना सिंपल नहीं है। सिंपल ना हो यार, हमें क्या करना है, सिंपल ना भी हो हमें क्या करना है, करेक्ट डिटर्मिनेशन होना चाहिए किसका, नेट प्रॉफिट का, इसलिए हम इसी को ऑप्ट करेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सिंपल तो ये है नहीं, थोड़ा टफ तो है ही, डिफिकल्ट तो है ही। दिस अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू एलेबोरेट, है ना, इसको हमें डीप में करना पड़ता है, इसको हमें अच्छे से समझना पड़ता है, सारे एस्टिमेट्स, एडजस्टमेंट सबको लेके चलना पड़ता है, इसलिए ये आपका एलेबोरेट है। Next, a quick appraisal of the profit loss is not possible because many adjustment। यहां पर आप हाथों हाथ नहीं बता सकते कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि बहुत से तरह के जो एडजस्टमेंट है ना, वो आपको करने पड़ेंगे। किस चीज के लिए, ताकि आप अपनी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन कर सको। तो ये था आपका आज का क्या, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें दो था, कैश बेसिस, एक्रूवल बेसिस। हम किससे करते हैं, एक्रूवल बेसिस में। लेकिन कैश बेसिस भी होता है, वो किसके लिए होता है, वो प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उनके लिए होता है, या उनके लिए होता है जिनका ज्यादा से ज्यादा मोटा काम या सारा काम अगर मैं बोल दूं वो किसमें होता है, पैसे के लेन देन में होता है। तो आज के लिए इतना ही, ये हो गया आपका एक। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे लेक्चर में।